आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज का वीडियो बिहार एसएससी सीजीएल के प्रिपरेशन पर आधारित है। इस पर चर्चा करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम एस शोभन है। मैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट पर बिहार सचिवालय में कार्यरत हूँ। मेरा सिलेक्शन बिहार सीजीएल 3rd के द्वारा हुआ था। इससे पहले मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट सीजीसीए में सीनियर अकाउंटेंट के पोस्ट पर कार्यरत था। चलिए चर्चा करते हैं बिहार एसएससी सीजीएल से संबंधित प्रश्न पत्र के बारे में। बिहार एसएससी सीजीएल में प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी में आता है, यानी कि बाइलिंगुअल। तो इसमें प्रश्नों की संख्या 150 होता है। निगेटिव मार्किंग 4 में 1 होते हैं। मैथ और रीजनिंग से 75 से 80 प्रश्न होते हैं। जीके और जीएस से 75 से 80 प्रश्न होते हैं। तो 75 से 80 प्रश्न मैथ और रीजनिंग से होता है। 70 से 75 प्रश्न जीके और जीएस से होता है। अगर आप लोग चाहें तो मेरा पहले वीडियो में बिहार एसएससी सीजीएल के सिलेबस पर आधारित मैंने एक वीडियो बनाया है, वहाँ पे ज़्यादा डिटेल है कि मैथ में कौन कौन टॉपिक से प्रश्न आते हैं, जीके जीएस से कौन कौन से टॉपिक से आते हैं। तो सारी चीज़ आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो मैथ और रीजनिंग में 75 से 80 प्रश्न आते हैं। जीके जीएस से 70 से 75 प्रश्न आते हैं। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रश्न सेक्शन वाइज नहीं होता है। जैसा कि हम लोग को पता है कि सेंट्रल एसएससी में सेक्शन वाइज होते हैं प्रश्न। जैसे मैथ सेक्शन का अलग होगा प्रश्न, मैथ में 25 आते हैं वो अलग होता है। रीजनिंग का अलग होता है, जीएस का अलग होता है, इंग्लिश का अलग होता है। लेकिन बिहार एसएससी सीजीएल में ऐसा देखने को आप लोग को नहीं मिलेगा। वहाँ एक एक करके होता है। हो सकता है कि पहले नंबर पर मैथ से हो, दूसरे नंबर पे जीएस से हो, फिर रीजनिंग से हो। तो बारंबार ऐसे करके होते हैं, रिपीट होते हैं। तो सेक्शन बिहार एसएससी सीजीएल में सेक्शन वाइज प्रश्न नहीं होते हैं। इसीलिए मॉक टेस्ट लगाना है तो वैसा मॉक टेस्ट लगाना है जिसमें रैंडमली प्रश्न हो, सेक्शन वाइज नहीं हो। सेक्शन वाइज से क्या होता है, थोड़ा सा सुविधा होता है। अब वैसी हमारी आदत बन जाती है प्रैक्टिस का, फिर एग्जामिनेशन सेंटर में हमें दिक्कत होता है। तो ध्यान रहे, घर पे जब भी मॉक लगाएं वैसे मॉक टेस्ट को लगाना है जिसमें सेक्शन वाइज नहीं दिया हो, प्रश्न एक एक करके दिया हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक इंस्ट्रक्शन होता है कि प्रश्न के सामने सोल्व ना करें। जब प्रश्न पत्र आप ओपन करेंगे उसके फ्रंट पेज पे एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहेगा कि प्रश्न के सामने सोल्व ना करें। लेकिन आप सभी प्रश्न के सामने सोल्व कर सकते हैं। इससे फ़ायदे क्या होंगे कि समय का बचत होगा। अब यहाँ इंस्ट्रक्शन तो रहता है कि प्रश्न के सामने सोल्व ना करें, और स्पेस सबसे लास्ट पेज में आपके लिए रफ के लिए स्पेस दिया हुआ होता है। तो उससे समय काफ़ी व्यर्थ का बर्बाद होता है। पहले पेज से फिर सबसे लास्ट पेज में जाएं, फिर वहाँ से फिर वापस आएँ, तो इसमें समय का बहुत बर्बादी होता है। और ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर प्रश्न के सामने आप प्रश्न सोल्व करते हैं तो किसी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। मैं खुद बिहार सीजीएल 3rd के प्री और मेंस में प्रश्न के सामने ही सोल्व किया था, तो किसी प्रकार का परेशानी नहीं है। रिजल्ट भी आया और सिलेक्शन भी हो गया। तो आप लोग इस दुविधा में बिल्कुल भी ना रहें कि प्रश्न पत्र पर सोल्व नहीं करना है। अब ये करना है, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि एक प्रश्न हल किए फिर जाकर ओएमआर फिल कर रहे हैं, तो इससे समय का फिर व्यर्थ का बर्बाद होगा। तो ऐसे नहीं करना है। सभी प्रश्न को एक साथ सोल्व कर लें, जितना संभव है जितना आपने सोल्व किया तो सभी प्रश्न पत्र को एक साथ सोल्व कर लें, उसके बाद ओएमआर फिल करें। इससे आपको समय का बचत होगा और गलतियां कम होने का चांस रहेगा। अब देखते हैं, ध्यान रहे ओएमआर पे किसी प्रकार का कटिंग नहीं करना है। वैसे तो आप सभी को पता ही है कि कटिंग करने से बचना है ओएमआर पे, नहीं तो उस प्रश्न के आपके नंबर नहीं दिए जाएंगे। इसीलिए बहुत धैर्य रख के फिल करते वक्त बहुत दिमाग को शांत करके धैर्य रखना है। किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, नहीं तो सारा आपका मेहनत किया हुआ बेकार हो जाएगा। एग्जामिनेशन के समय
सबसे ध्यान देने योग्य ये बातें हैं कि पहले आप आसान प्रश्नों का हल करें, बाद में कठिन प्रश्नों का हल करें। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कठिन प्रश्न सामने आने पर परेशान होने लगते हैं और उसका परिणाम ऐसा निकलता है कि बाद में आने वाले आसान प्रश्न को भी वो सोल्व नहीं कर पाते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि आसान प्रश्न की तरफ बढ़ते जाएं और आसान प्रश्न को पहले सॉल्व करें, उसके बाद में कठिन प्रश्न का। प्रश्न पत्र ओपन करते ही उनको अजीब सा घबराहट होने लगता है, तो उससे बचने का एक सुझाव है कि आप अपने साथ टॉफ़ी, मंच, जो टॉफ़ी में जो भी हो, मंच हो चाहे जो भी हो, डेयरी मिल्क हो, कुछ भी हो, ले जाएं। उसको 5 से 10 मिनट पहले खा लें, आपको काफ़ी मदद मिलेगा। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कठिन प्रश्न पत्र के शुरुआत में ही होता है और वैसे बच्चे कठिन प्रश्न को देख के घबराहट में हो जाते हैं और धैर्य खो देते हैं। तो धैर्य बना के रखना है, पहले आसान प्रश्नों को हल करना है और कठिन प्रश्न में उलझने से किसी प्रकार का फ़ायदा नहीं होना, उसमें उलझना ही नहीं है। कठिन प्रश्न को मार्क कर आगे बढ़ते रहना है, पहले आसान प्रश्नों को हल करना है, उसके बाद कठिन प्रश्नों को हल करना है। एग्जामिनेशन में कम से कम हमें 2 राउंड घूमना होता है, तो शुरुआत में थोड़ा धैर्य रखना है, पहले आसान प्रश्नों को सोल्व करना है, उसके बाद कठिन प्रश्न को दूसरे राउंड में करना है। पहले राउंड में जितने आसान प्रश्न आ रहे हैं 1 से 150 तक आप चले जाइए 1 से 150 के प्रश्न तक जाइए, जो भी आसान है उसको पहले सोल्व करें और उस दूसरे राउंड में आइए, तब कठिन प्रश्नों को हल। बिहार सिजिल के तैयारी करते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना है, सब्जेक्ट को कैसे तैयार करना है, ये हमने कुछ सुझाव दिए हैं, आप लोग इसे फॉलो कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो फॉलो कीजिए, नहीं तो आपको जो बेहतर लगे वैसे करना है। आप जो फॉलो करते हैं, जो तरीका फॉलो करते हैं वो भी बेहतर होगा, लेकिन हमारा कुछ सुझाव है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं, हो सकता है आपके लिए लाभदायक साबित हो। पहले देखते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के लिए क्या करना है। जैसे कि हमने पहले वीडियो में बताया कि मैथमेटिक्स से 25 से 30 प्रश्न आ सकते हैं और बिहार सिजिल 3rd के ट्रेंड के अनुसार अगर कहें तो 25 से 27 प्रश्न मैथमेटिक्स से आया हुआ था। तो मैथमेटिक्स के लिए क्या करना है ये देखते हैं। बेहतर होगा कि आप सभी सेंट्रल एसएससी के प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस कर लें। कब से कब तक करना है, 2019 से लेके 2024 के बीच में जो टीसीएस द्वारा कंडक्ट किया गया है एग्ज़ाम, उसमें अरिथमेटिक पार्ट को आप उठाइए, कलेक्ट कीजिए और उस पार्ट का प्रैक्टिस कीजिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि एसएससी के प्रीवियस ईयर का ही प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट का मैथमेटिक्स आप प्रैक्टिस करेंगे वो अतार्किक होते हैं, वो कहीं से उठा के कुछ भी दे देते हैं, उनका लेवल कुछ भी होता है, लेवल का कोई पता नहीं होता उनका, कोई भी लेवल का क्वेश्चन उठा के आपको दे देंगे। मैं आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं कि जो मैथमेटिक पोर्शन से प्रश्न आते हैं वो बहुत ही एवरेज स्तर का होता है, ठीक है। और एसएससी के प्रीवियस ईयर्स का जो अर्थमेटिक पार्ट है वो सबसे ज़्यादा बेहतर विकल्प आप लोगों के लिए होगा। जो बच्चे इनिशियल फेज़ में हैं, पहले किसी अच्छे टीचर का मैथमेटिक्स का ऑनलाइन कोर्स ले लें, पहले वो अपने टॉपिक्स पे कंसेप्ट क्लियर कर लें, और जब बारी आए प्रैक्टिस करने की तो आप एसएससी के जैसा कि हमने बताया वैसा आप फॉलो कर सकते हैं। अब आते हैं रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग का क्या करें, रीजनिंग का जैसा कि हमने बताया पहले वीडियो में कि 50 से 55 प्रश्न आते हैं रीजनिंग का। सबसे ज़्यादा अगर वेटेज है बिहार एसएससी में तो रीजनिंग का वेटेज है। तो रीजनिंग के लिए भी यही करना है, सेंट्रल एसएससी के प्रीवियस ईयर को उठाना है, जो 2019 से 24 के बीच में जिसने टीसीएस के द्वारा कंडक्ट किए हुए एग्ज़ाम का कौन कौन सा सीजीएल का एग्ज़ाम होता है, सीएचएसएल का लेना है, और प्रतिदिन 50+ प्रश्न आप रिवीजन करें, क्योंकि रीजनिंग का बहुत अच्छा वेटेज रहता है। 50+ प्रश्न में आपको 5 से 6 प्रश्न स्तर के मिलेंगे रीजनिंग का, इसीलिए इसका अभ्यास अच्छा होना ज़रूरी है और यही 5 से 6 प्रश्न आपको मेरिट में ले जाएंगे। 50+ प्रश्न में आपको 45 प्रश्न इजी होंगे, जब जो कि 90% बच्चे सोल्व करेंगे। दिक्कतें कहाँ आती है, ये जो 5-6 प्रश्न है जो स्तर के होते हैं, ये तभी होगा जब आपका बेहतर से बेहतर तरीके से अगर आप रिवीजन किए हैं। खास करके हमने पहले वीडियो में बताया था कि नंबर सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग चांसेस ज़्यादा है कि वहीं से टफ करेगा।
अब देखते हैं फिजिक्स का। फिजिक्स से 4 से 5 प्रश्न आते हैं जो कि औसत दर्जे का होता है। बिहार सीजीएल थर्ड में देखा गया था प्री और मेंस में कि भी 4 से 5 प्रश्न आए थे, लेकिन औसत दर्जे के प्रश्न थे। फिजिक्स आप लूसेंट साइंस से कवर कर सकते हैं, उतने स्तर का इसमें प्रश्न नहीं होता है। लूसेंट साइंस से आप बिल्कुल कवर कर सकते हैं, अन्यथा आप जो भी बुक फॉलो करते हैं उससे आप कंप्लीट कर लें, वो बेहतर होगा। बायोलॉजी और केमिस्ट्री, बायोलॉजी और केमिस्ट्री से अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। बायोलॉजी और केमिस्ट्री का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसके लिए मैं सुझाव दूंगा कि किसी बेहतर शिक्षक का ऑनलाइन कोर्स ले लें और अच्छे तरीके से बायोलॉजी और केमिस्ट्री का कंसेप्ट क्लियर कर लें, क्योंकि कंसेप्ट पे बेसिस ही प्रश्न आएंगे। बिहार सीजीएल थर्ड में देखा गया था कि अगर प्रश्न अच्छे लेवल के थे तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री के ही थे। अगर बायोलॉजी और केमिस्ट्री के प्रश्न अगर आप सोल्व नहीं कर पाते हैं तो आप मेरिट के रेस से बाहर हो जाएंगे। इसीलिए मेरा सुझाव है किसी बेहतर शिक्षक का ऑनलाइन कोर्स परचेज करके बढ़िया से कंसेप्ट क्लियर कर लें, अन्यथा आपको एग्ज़ाम में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। करंट अफेयर्स आप देखते हैं। करंट अफेयर्स से 6 से 8 प्रश्न आते हैं, इससे ज़्यादा भी आ सकता है। तो करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण सबसे पहले आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे किसी टीचर का आप ले लें, या यूट्यूब पे कहीं पे भी प्रोवाइड हो, वहाँ से पहले ऑनलाइन ले लें, उसका पीडीएफ से रीड करें। उसके बाद रिवीजन आप प्रतियोगिता दर्पण से करें। आप कहीं भी एक चीज़ ध्यान रखना है कि करंट अफेयर्स आप कहीं से भी पढ़ते हो, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे किसी भी इंस्टीट्यूट का लेकर पढ़ते हैं, ठीक अच्छी बात है, लेकिन प्रतियोगिता दर्पण से रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। 2024 और 2025 2 साल का प्रतियोगिता दर्पण को आप कलेक्ट कर लें और इसको अच्छी तरह से कंठस्थ कर लें। प्रबल संभावना है कि अप्रैल 2026 में एग्ज़ाम होगा, तो मार्च 2026 तक आप लोग करंट अफेयर्स तैयार कर लेंगे। अब देखते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था से क्या करना है? अर्थव्यवस्था से 3 से 4 प्रश्न आते हैं। इसमें मेरा सुझाव है कि आप ऑनलाइन कोर्स ले लें किसी बेहतर शिक्षक का, क्योंकि ये भी कंसेप्ट बेस पे ही प्रश्न आते हैं। बुक से करेंगे आप लोगों को समझ नहीं आ पाएगा। ऑनलाइन कोर्स करने के बाद किसी बुक से आप लोग देख लेना, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा कि ऑनलाइन क्लास ही कर ले। 3 से 4 प्रश्न आएंगे तो ईजिली आप सोल्व कर पाएंगे। तैयारी का 50% टाइम बच्चे हिस्ट्री में गंवा देते हैं, क्योंकि इतनी व्यापक है हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री है, मेडिएवल हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री है। अब तो ध्यान देना है, हिस्ट्री में ज़्यादा समय नहीं गंवाना है। बिल्कुल मेरा सलाह ये है कि आप घटना चक्र से कर लें, साथ में एक लूसेंट या क्राउन से कर लें, ये काफ़ी हो जाएंगे इसके लिए। अब ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। जितना आप डेप्थ में जाएंगे, हिस्ट्री बहुत व्यापक है, फिर पता चला कि अपना तैयारी का पूरा समय इसी में आपका ख़त्म हो गया और सारे सब्जेक्ट छूट गए। मॉडर्न घटना चक्र से मॉडर्न हिस्ट्री जो है, घटना चक्र में मॉडर्न हिस्ट्री अच्छा दिया है। अगर घटना चक्र से मॉडर्न हिस्ट्री कर लेंगे तो 2 से 3 प्रश्न आते हैं, छूटने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तो हिस्ट्री के लिए घटना चक्र और लूसेंट ज़्यादा बेहतर विकल्प होगा। अब आते हैं पॉलिटी पे। पॉलिटी में क्या करना है? पॉलिटी के लिए सबसे बेहतर विकल्प घटना चक्र है। घटना चक्र और क्राउन आप फॉलो कर सकते हैं। पॉलिटी से 8 से 10 प्रश्न आते हैं, इसमें 5 से 6 प्रश्न आपको आसान होंगे, 2 से 3 प्रश्न कठिन होगा। तो पॉलिटी का अभ्यास अच्छा होना चाहिए, इसलिए बच्चों ध्यान रहे कि पॉलिटी से प्रश्न 8 से 10 हैं, वेटेज ज़्यादा है पॉलिटी से। तो पॉलिटी का बार बार रिवीजन करना है, जो भी बुक आप फॉलो करते हैं। लेकिन मेरा सजेशन है कि घटना चक्र कराना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। ज्योग्राफी के लिए क्या करना है? ज्योग्राफी पे कंसेप्ट बेसिस प्रश्न आते हैं। इसके लिए किसी बेहतर शिक्षक का ऑनलाइन कोर्स ले लें, और फिर उसके बाद आप कोई भी बुक आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे घटना चक्र हुआ, क्राउन हुआ, कहीं से बुक्स को फॉलो करें। लेकिन पहले ऑनलाइन कोर्स लेकर कंसेप्ट इसका क्लियर करना है, तब फिर बुक से पढ़ना है। ये ज्योग्राफी से 5 से 6 प्रश्न आते हैं। इसके बाद आते हैं मिसलेनियस पे। मिसलेनियस में कौन कौन सा टॉपिक आता है, इसकी चर्चा हमने पहले वीडियो में किया हूँ, जो कि बिहार एसएससी सीजीएल सिलेबस पे आधारित है। उसमें बहुत सारे टॉपिक
को हमने पार्ट वाइज डिवाइड किया है मिसलेनियस के लिए। तो मिसलेनियस के लिए सबसे बेहतर तरीका यही है कि ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, उसका नोट्स बनाएं और बार बार रिवीजन करें। अब आते हैं मॉक टेस्ट। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मॉक टेस्ट का अहम योगदान होता है, इसीलिए मॉक टेस्ट लगाते समय इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि 2 सप्ताह में 2 से 3 बार ही मॉक लगाएं। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सप्ताह में 7 दिन मॉक लगाते हैं लेकिन एनालिसिस नहीं करते हैं। एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मॉक लगाने के बाद कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है नहीं करना है वो चीज़ एनालिसिस से ही आपको पता चलेगा। जहाँ पे कमज़ोर पक्ष है उस चीज़ को सुधारें, इम्प्रूवमेंट करें। और दूसरी बात ध्यान देना ये है कि मॉक टेस्ट का सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए। ऐसे इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट लगाएं जिसका तर्कसंगत हो, परीक्षा से तर्कसंगत होना चाहिए। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं कि वो व्यवसाय के दृष्टिकोण से मॉक टेस्ट सेल करते हैं। वो कहीं से भी कॉपी पेस्ट मार के मैथ, रीजनिंग, जीएस कुछ भी डाल देते हैं, किसी भी लेवल का प्रश्न डाल देते हैं जो कि अतार्किक होता है। तो उन सब से बचना है। वैसा ही मॉक टेस्ट लगाना है, वैसे ही इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट लगाना है जो परीक्षा से तर्कसंगत हो। ठीक है। सावधानी क्या बरतना है प्रिपरेशन करते वक्त कि अनावश्यक इन्फॉर्मेशन पर कंफ्यूज नहीं होना है। हम लोग अक्सर क्या करते हैं तैयारी करते वक्त कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं और एग्ज़ाम में कंफ्यूज होने लगते हैं। तो लिमिटेड सोर्स को ही अपनाना है, बेनिफिशियल रहेगा। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।